हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था? देखिए, पिछले वीडियो में आपको एक थीम बता दी है। उस थीम में हमने ये समझाया आपको कि आखिरकार ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम समझते हैं चैप्टर को तो क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी खत्म होती है, मतलब क्या है कि जो दो पोल्स थे उनमें से एक पोल जो था जिसे हम ईस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड कहेंगे, जिसे हम सोवियत ब्लॉक कहेंगे, जिसे हम कह लेंगे यूएसएसआर, जो भी कहना है, वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो कोलैप्स होता है। अब वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, कोलैप्स क्यों हुआ, ये सब कुछ समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये सोवियत यूनियन, सोवियत ब्लॉक था क्या, सोवियत सिस्टम था क्या। ठीक है, तो मेरा काम यहां पे आसान हो गया है। अब आपको टॉपिक समझ में आ गया कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम और ये क्यों पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड में जो है बाइपोलैरिटी खत्म हो रही है, तो सोवियत सिस्टम जो खत्म हो रहा है वो क्या था आखिर। फाइन, तो द आइडिया एंड द हिस्ट्री, इस चीज को समझो सबसे पहले। आइडिया एंड द हिस्ट्री क्या है कि सोवियत सिस्टम जैसा अगर कुछ बना है ना, देखो अब मैं यहां पे सोवियत सिस्टम बोलता हूं, ईस्टर्न ब्लॉक बोलता हूं, यूएसएसआर बोलता हूं, कुछ भी बोलता हूं ना, अगर आप मतलब इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेना, ठीक है। वो क्या होता है, फ्लो में ये कभी यूएसएसआर बोल दूंगा, कभी सोवियत ब्लॉक बोल दूंगा, कभी सोवियत सिस्टम बोल दूंगा, सारी चीज समझ लेना। तो यहां पे क्या बता रहा हूं, आइडिया इन दी हिस्ट्री। तो जो हमारा सोवियत सिस्टम था उसका आइडिया किस चीज पर बेस्ड था, उसका आइडिया इस चीज पर बेस्ड था। देखो, सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट जो था उसी ने ये दो अलग अलग ब्लॉक्स को जन्म दिया था। तो आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट क्या था? आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट ये था कि यहां सोशलिस्ट मॉडल, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है, उसके उस बेसिस पर पूरा का पूरा क्या है, ब्लॉक बन गया था एक। ठीक है, तो एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी मेन, और फिर वो आइडियोलॉजिकल राइवलरी जो है तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपको रिफ्लेक्ट होने लगी, इकोनॉमिक सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने लगी, और इस तरह से वर्ल्ड में दो ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, दो ब्लॉक्स बन गए। तो आइडिया ये था, और इसकी हिस्ट्री अगर जैसे देखोगे ना आप, तो हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, तो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। 1917 का समय था, ठीक है। 1917 में जैसे आप देखोगे अक्टूबर रेवोल्यूशन जो होता है, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में पूरी तरह से लेनिन जो है, तो व्लादिमीर लेनिन ने अपने हाथ में पावर ले ली। अपने हाथ में पावर ले ली मतलब क्या है कि जैसे देखोगे तो पहले रशिया जो था तो रशियन एम्पायर था पूरा का पूरा, वो रशियन एम्पायर को पीटा। ठीक है, रशियन एम्पायर को पीटने पाटने के बाद में जो राजा था त्सार निकोलस II, उसे हराया। उसे हराने के बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट बनती है वहां पे एक, वो गवर्नमेंट को भी क्या है, जो जैसे देखोगे आप तो एक जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनती है, अक्टूबर रेवोल्यूशन आते आते वो भी खत्म हो जाती है। तो पावर पूरी किसके पास आ गई, लेनिन के पास में। व्लादिमीर लेनिन कौन, तो व्लादिमीर लेनिन जो आप देखोगे तो एक सोशलिस्ट लीडर, ठीक है, सोशलिस्ट लीडर। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का आइडिया दिया था। अब देखो, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इनमें अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, तो अभी के लिए आप क्या समझ लो, डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जिस आइडिया को कार्ल मार्क्स ने दिया था और जिस सिस्टम को ये अंकल लोगों ने बना दिया था, स्टालिन ने, लेनिन ने, आप चाइना में देख लो माओ जेडंग ने, तो वो सिस्टम और कार्ल मार्क्स का आइडिया में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हो, मैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जब आप पढ़ते हैं ना चीजों को डिटेल में, आप भी पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको समझ में आएगा कि आइडियाज अलग थे और ये जो पूरा सिस्टम बन रहा था यहाँ, वो अलग चीज थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने फ्रीडम की बात करी थी, पता है, और यहां आप देखोगे ना तो यहां तो ऑथोरिटेरियन सिस्टम बना दिया था। चाइना में क्या था, फ्रीडम तो छोड़ो, लोगों को बांध के रखा जा रहा था एक तरह से। ठीक है, तो जिस आइडिया पे ये पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड है, तो वो आइडिया से ही दूर भाग गए थे। ठीक है, तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जैसे कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म फाइनल स्टेज थी। सोशलिस्ट स्टेज की अगर मतलब सोशलिज्म की बात करें तो इंटरमीडिएट स्टेज थी, जहां पे गवर्नमेंट सारी चीजों को फैसिलिटेट करेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, आइडिया को भूल के अथॉरिटेरियन हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, खैर वो इवेंचुअली आपको जब आप आइडियाज को पढ़ोगे, थ्योरी को पढ़ोगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पढ़ोगे ना, ग्रेजुएशन लेवल की चीजें ये सारी, तब और क्लियर होगी। बाकी अभी आप समझो तो अभी आप हिस्ट्री और थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट दोनों का टेंच लेके चलना। ठीक है, दोनों का टेंच लेके चलना। तो क्या होता है कि इस तरह से जो सोवियत यूनियन बनता है, ठीक है, यूएसएसआर जो बनता है ना, तो यूएसएसआर कब बनता है, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में आता है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। तो उस रशियन रेवोल्यूशन के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, रशियन रेवोल्यूशन के बाद में हमें देखने को मिलता है कि रशिया में एक पूरा का पूरा अलग सिस्टम स्टार्ट होता है। किससे, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्न ब्लॉक से कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। सोशलिज्म की बात करोगे तो इट वाज डायरेक्टली अपोज टू द
कैपिटलिज्म। सोशलिज्म क्या कहता है? कॉमन ओनरशिप की बात करता है। कैपिटलिज्म किसकी बात करता है? फ्री मार्केट की बात करता है, इंडिविजुअल ओनरशिप पे फोकस करता है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट था, उस आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट में रशिया में सोशलिज्म आइडियाज को अपहोल्ड करने वाले लीडर्स की, जैसे लेनिन की जीत होती है। अब उनके आइडियाज सोशलिज्म पर बेस्ड थे, तो वो पॉलिटिकल मॉडल भी कैसा बनाएंगे? सोशलिज्म वाला। ठीक है, मजेदार चीजें कनेक्ट करते चलना। तो सोशलिज्म वाला मॉडल बनाएंगे, एंड दिस मॉडल वाज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, उनका यह मानना था सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म को अगर आप समझोगे आइडियोलॉजी को, तो ईच एन इंडिविजुअल इज गिवन अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी। कैपिटलिज्म को अगर आप समझोगे तो कैपिटलिज्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को लगती थी, वो ये लगती थी कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इक्वालिटी नहीं है। जिसके पास स्किल्स है उसको क्या बहुत ज्यादा है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास क्या है, बहुत पैसा है, जो प्रोलिटेरिएट है, जो काम करने वाले हैं, उनकी स्थिति बुरी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये कैपिटलिस्ट का ये जो नेचर था इनइक्वालिटी वाला, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाला, उससे ही परेशान होकर सोशलिज्म का आइडिया लेटर ऑन डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म का आइडिया। ठीक है, ये सारे आइडियाज डेवलप हुए थे, और ये जो आइडियाज डेवलप हुए थे तो एक ईस्ट है एक वेस्ट है, इस तरह से। ठीक है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, कैपिटलिज्म को अपोज करते थे, और कैपिटलिज्म को अपोज इसलिए करते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप इनइक्वालिटी देखोगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जैसे व्लादिमीर लेनिन हो गया, तो वो क्या चाहते थे, वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। कंसेप्ट यहां तक कनेक्ट कर लिया। तो जो यूएसएसआर बना था ना, क्या कहा है यूएसएसआर को जिसे देखेंगे तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो जो सोशलिस्ट नेशंस होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड दे विल फील द नीड ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज और द सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज वर नॉट हैविंग इक्वालिटी। कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इक्वालिटी नहीं थी। तो इसी आइडिया पर बेस्ड क्या था, यूएसएसआर था। सोवियत सिस्टम को अगर आप समझोगे ना तो बेसिक आइडिया ये था कि एक इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना है। कैसे लाओगे इकोनॉमिक इक्वालिटी की? अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी विद द कॉमन ओनरशिप। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो थे, इसीलिए क्या था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, फिर बताता हूं। तो ये जैसे जो यूएसएसआर था तो यहां पे लैंड कलेक्टिवाइजेशन हो जाता था। क्या लैंड कलेक्टिवाइजेशन? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। ठीक है, कनेक्ट करो ऐसे चीजों को। तो कलेक्टिव फार्मिंग क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग में मतलब रिसोर्सेज सारे लैंड को एक साथ जोड़ देते थे, ताकि किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं, सब बराबर इगैलिटेरियन सोसाइटी हो गई। आया समझ में? इगैलिटेरियन मतलब समानता। तो वो चीज रहती है। अब वही वाली बात है कि आप ये बनाओगे कैसे? ठीक है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म को अपहोल्ड कैसे करोगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी कैसे बनाओगे, हाउ टू अचीव दिस? तो इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्टी। स्टेट और इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी को प्राइमेसी दी, मतलब स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी मतलब क्या है कि यहां पे सिंगल पार्टी होगी। ठीक है, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें सोशलिज्म के आइडिया से कम्युनिस्ट लेवल पे पहुंचना था। कम्युनिज्म के कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि एक समय पे जब स्टेट सबके बीच में इक्वालिटेरियन सोसाइटी बना देगा, सबको रिसोर्सेज इक्वल बांट देगा ना, ऐसे समझो थोड़ा सा सोशलिज्म और कम्युनिज्म को, कि सोशलिज्म फर्स्ट स्टेज है, कम्युनिज्म सेकंड स्टेज है। ठीक है, कि सोशलिज्म के अंडर में गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट क्या कर देगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, और फिर क्या है, सारे लोगों के पास जब समान अधिकार हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर क्या हम कम्युनिज्म को अचीव कर लेंगे, एक समान सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, तो उसी लाइन पे कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी का एक बढ़िया, मतलब बढ़िया नहीं कहेंगे इसे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक एलिमेंट था वो वायलेंस वाला भी था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इसे अचीव करने में अगर हमें जरूरत पड़े कि उठा के पटकना है किसी कैपिटलिस्ट को, तो वो भी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट। स्टेट पे प्राइमेसी दी कि स्टेट सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, पार्टी सिस्टम जो रहेगा तो वो क्या रहेगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाई जाएगी उस कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड सारी चीजें इवॉल्व होगी, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड। तो मतलब उन्होंने बोल दिया कि अब अपने को ऑब्जेक्टिव एक है अपना, तो फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए? ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का पूरा काम है। और अगर कार्ल मार्क्स के आइडियाज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि पार्टीज जो है सब अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है, अल्टीमेटली जो प्रोलेटेरिएट है वो, प्रोलेटेरिएट मतलब ये होता है कि प्रोलेटेरिएट यानी जो वर्कर्स हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वर्कर्स हैं वो बुद्धू बनते रहते हैं। तो हमें मल्टीपल पार्टीज की जरूरत नहीं है, एक पार्टी एक लक्ष्य और उस लक्ष्य के हिसाब से काम करा जाएगा। तो ये इसी आइडिया पर यूएसएसआर बेस्ड था कि एक पार्टी रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, बाकी बात खत्म। वो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरे यूएसएसआर को संभाल लेगी, दूसरी पार्टीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आ रहा है ना समझ में कि कैसे वो इगैलिटेरियन सोसाइटी को अचीव करेगा? सोवियत सिस्टम समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक, द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो अल्टीमेटली सोवियत
आइडिया जो है, मतलब सोवियत सिस्टम का जो आइडिया, इट वाज बेस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। तो इसी के लिए उन्होंने बोला कि इकोनॉमी को हम प्लान हमारे हिसाब से करेंगे, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो हमारा 5 ईयर प्लान का सिस्टम रहता है ना, वो यहीं से टिपा गया है। तो 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो सोवियत यूनियन में स्टार्ट की गई थी। तो द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो दिस वाज द आइडिया, ठीक है। अब देखो स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोरिकल एंगल भी दिखाऊंगा। स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर बना कब आपको पता है? 17 में। 17 में नहीं बना था, 17 में नहीं बना था, वो फैक्चुअली हम ऐसे कह देते हैं अगर आप डिटेल में समझोगे चीजों को। तो 17 में रशियन रेवोल्यूशन आ गया। बोल्शेविक ने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी वहां पे, तो वो गवर्नमेंट को भी क्या, टेम्परेरी जो गवर्नमेंट थी उसे भी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, हाँ नाम ध्यान है मुझे, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसको भी हटा दिया। अक्टूबर में क्या कर दिया, बोल्शेविक पार्टी जो थी लेनिन की, उसने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन लोगों ने माना नहीं ना, जो दूसरा सेक्शन था, जो प्रो कह सकते हैं सारिस्ट थे, जो डेमोक्रेट्स थे, जो डेमोक्रेसी को चाह रहे थे रशिया में, उन लोगों ने क्या किया, जो सोशलिस्ट थे उनको अपोज किया। तो इस कारण से सिविल वॉर चलता रहा थोड़े समय तक। तो अल्टीमेटली 1922 में यह स्थिति आती कि व्लादिमीर लेनिन अंडर दी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी जो थी बाद में कम्युनिस्ट बनती है, तो लेनिन के अंडर में क्या है कि पूरा रशिया आ जाता है उसके पास में। अब पूरा रशिया जो आज आप रशिया देख रहे हो, इसके अलावा भी था, ठीक है, इसके अलावा भी क्या था, तो जैसे अगर आप समझोगे यहाँ पे बेलोरसियन, ठीक है, बेलोरसियन मतलब क्या है, बेलोरसियन मतलब होता है जो बेलारूस है ना आज, वो वाला पार्ट, कुछ लुथीनिया वाला पार्ट, तो वो बेलोरसियन रीजन था एक, वो भी किसका पार्ट था, रशियन एम्पायर का। पूरा का पूरा जो रशियन एम्पायर जो सार से रशियन रेवोल्यूशन में लिया था, मतलब जो राजा से लिया था, तो उस समय जो रशियन एम्पायर था, तो रशियन एम्पायर ही क्या बनेगा, बाद का यूएसएसआर बनेगा, सोवियत यूनियन बनेगा, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे बेलोरसियन पार्ट हो जाता है, इधर समझो थोड़ा सा, यहां पे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आज तो रशिया ये रेड रेड कलर में आपको दिख रहा है, लेकिन जब 1917 की हम बात करें ना, तो 1917 में ये बेलोरशियन पार्ट था कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रांस कोकेशियन रीजन जो है, ठीक है, कोकेशियन मतलब क्या, कोकेशियन माउंटेन है यहाँ, ठीक है, कोकेशियन माउंटेन है यहाँ पे। तो ये अजरबैजान वगैरह वाला जो रीजन है ना, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया वाला, तो ये वाला रीजन जो है ट्रांस कोकेशियन, ये भी क्या था उस समय का, रशियन एम्पायर का पार्ट था। यहाँ पे माउंटेन है कोकैसस, ठीक है, कोकैसस माउंटेन, जो इस कारण से उसका नाम ट्रांस कोकेशियन होता है, ठीक। तो ये वाला रीजन भी किसका पार्ट था, रशियन एम्पायर कह रहा हूं, एम्पायर, रशिया कंट्री नहीं, ठीक है, वो राजा से जो छुड़ाया गया था रिवोल्यूशन के बाद में, तो ये भी उसका पार्ट था। यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो बेलो रशियन पार्ट जो है, तो बेलो रशियन भी किसका पार्ट था, बेलो रशियन भी रशियन एम्पायर का पार्ट था। यहाँ पे यूक्रेनियन पार्ट जो था, यूक्रेनियन पार्ट जो था वो भी किसका पार्ट था, तो यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन वाला हिस्सा जो है वो भी रशियन एम्पायर का पार्ट था। फिर आप ये देखोगे ये जो टर्कस्तान था ये, ठीक है, टर्कस्तान मतलब क्या है, जो सेंट्रल एशिया है। तो यहाँ पे आप देखो ना, सारे देशों के नाम के आगे क्या है, स्थान लगा है, तो इन्हें स्थान नेशंस भी कहा जाता है। क्या है, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये सारे स्थान नेशन है। ये भी रशियन एम्पायर का पार्ट थे, सेंट्रल एशियन नेशन जो है ये भी रशियन एम्पायर का पार्ट थे। और ये पहले ही जब राजा था, राजा ने रशियन एम्पायर में जोड़ के रखा था। वो तो क्या होता है कि अब जैसे अगर आप देखोगे तो जब डिसइंटीग्रेट होता है ना 1991 में यूएसएसआर, उस समय तक 15 नेशंस थे इस तरह के, उस समय तक 15 नेशंस ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो हम जो यूएसएसआर की आपको हिस्ट्री बता रहे हैं वो ये है कि यूएसएसआर जो है, तो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। क्या हो रहा है, तो मैंने बताया 17 की कहानी अगर हम देखें, 1917 रिवोल्यूशन हुआ, तो उस समय तक रिवोल्यूशन होने के बाद में क्या एक मेजर पार्ट जो है, ठीक है, ये मेजर पार्ट जो है ये क्या था, सोवियत यूनियन का पार्ट था। अब सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसके बाद में जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, ठीक है, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें आप क्या कह लोगे, जिसमें आप देखोगे एस्टोनिया, लिथाविया, लुथीनिया, ये सारे कंट्रीज आ गए, ठीक है, बेलारूस आ गया, यूक्रेन आ गया, मालदोवो आ गया। तो ये सारे पार्ट जो हैं, ठीक है, ये सारे नेशन जो हैं, ये सारे नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत यूनियन का पार्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी मैं समझाता हूं। क्या हो रहा था ना, हिटलर जो था, हिटलर सीधा नहीं बैठ रहा था। हिटलर ने क्या किया था, इधर इन्वेजन किया, इधर फासिस्ट फोर्सेस जो थी, फासिस्ट फोर्सेस मतलब हिटलर की फोर्सेस, हिटलर ने इन्वेजन करके क्या कर लिया था कि ये जो पोलैंड वोलैंड को तो सब कब्जा कर लिया था, हिटलर रशिया तक पहुंच गया था, ठीक है। तो इन पार्ट्स पे क्या है, कब्जा कर लिया था किसने, हिटलर ने पहले। फिर क्या होता है कि इधर से जब एग्रेशन स्टार्ट होता है रशिया का, ठीक है, तो जो सोवियत आर्मी थी उस समय, सोवियत यूनियन ना, तो सोवियत आर्मी फिर इंट्रूड करती है। सोवियत आर्मी मारते पीटते कहां तक पहुंच जाती, बर्लिन तक। कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वो बर्लिन के ऊपर झंडा लहरा रहे सोवियत आर्मी का, ठीक है। तो अब जब कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में सोवियत आर्मी पूरा यहां तक पहुंच गई है, बर्लिन, इधर जर्मनी यहां आएगा आगे, जर्मनी तक पहुंच गई है, आधा जर्मनी कैप्चर कर लिया, बर्लिन पे झंडा गाड़ दिया है। तो उस समय पे वो दिखती बात है कि इस रीजन को भी कवर करके गई होगी, क्रॉस करके भी गई होगी। तो हम जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, जैसे ये बताया मैंने, एस्टोनिया, लथाविया, लुथीनिया, पोलैंड वगैरह, सबको आजादी दिलाई किसने,
यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने, सोवियत आर्मी ने आजादी दिलवाई। किससे आजादी दिलवाई? जर्मनी से। तो एक तरह से ये एहसान हो गया। अब एहसान मतलब ऐसा एहसान देके छोड़ नहीं दिया। तो अब क्या होता है कि जब आजादी दिलवाई ना, तो उसके बाद में जैसे आप समझोगे तो इन नेशंस को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, इन नेशंस को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन यहां पे स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने अपने सिस्टम मतलब अपनी लाइन पे पूरा का पूरा सिस्टम मोल्ड कर दिया। अपनी लाइन पे सिस्टम मतलब यहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम डेवलप कर दिया, और ये सारे नेशंस भी कम्युनिस्ट यूएसएसआर का पार्ट बन गए। आया समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो? कम्युनिस्ट यूएसएसआर का पार्ट बन गए। इनफैक्ट आप देखोगे ना, तो इनफैक्ट क्या होता है, जो वॉर्सो पैक्ट साइन होता है तो उसमें आगे तक पहुंच जाते, पोलैंड वगैरह जो है, ठीक है। पोलैंड के बाद में जैसे जो देश आजाद थे, यूगोस्लाविया, ठीक है, अल्बेनिया वगैरह की बात कर ले, जो यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे, लेकिन वो भी क्या वॉर्सो पैक्ट साइन कर लेते हैं। यूगोस्लाविया नहीं करता वॉर्सो पैक्ट, वो चेकोस्लोवाकिया करता है, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया करता है। तो देखो हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा था इतने नाम बता रहे हो क्या हो रहा है ये, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं एक, ठीक है। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम जितना बुक में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक जब होलिस्टिक व्यू में पैटर्न समझ लोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो कनेक्ट करें यहां तक। अब हमने क्या देखा? अगर हम समझे स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर जो है ना, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो फासिस्ट फोर्स के अंडर में ईस्टर्न यूरोप कब्जे में आ गया था हिटलर के, ठीक है, उसे आजाद करवाया। आजाद करवाने के बाद यूएसएसआर में जोड़ लिया। यूएसएसआर में कैसे जोड़ लिया? तो अपना सिस्टम, अपना मॉडल जो था, ठीक है, सोवियत यूनियन का जो अपना खुद का मॉडल था, कम्युनिस्ट मॉडल, वो वहां एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मैंने बताया आपको, ठीक है, लताविया, लुथेनिया, ये सारे, तो इन सारे देशों को क्या कर दिया? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में रंग दिया। तो द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम of all these countries were modeled after the USSR, ठीक है। This group of countries was called Second World or the Socialist Bloc। तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है, सोवियत ब्लॉक कह लो, यूएसएसआर कह लो, वो बन गया, ठीक है, वो बन गया। तो इस तरह से 15 नेशंस जो थे, आज जो हम नेशंस देख रहे हैं, तो 15 नेशंस मिलकर क्या बना हुआ है? पूरा का पूरा यूएसएसआर बना हुआ है, और वही सोवियत सिस्टम है, ठीक है। फिर इनफैक्ट जब वॉर्सो पैक्ट साइन होता है, डेट बताओगे वॉर्सो पैक्ट की? पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, चलो बताना कमेंट सेक्शन में। 1955 है, मैंने ही बता दी लो, ठीक है। तो दी वॉर्सो पैक्ट, जो वॉर्सो पैक्ट साइन होता है, जो मिलिट्री अलायंस था, विच वाज टू काउंटर दी नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो साइन हुई थी ना, तो उसको काउंटर करने के लिए वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया था ईस्टर्न ब्लॉक ने। वो एक मिलिट्री अलायंस था, तो हेल्ड देम टुगेदर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सेकंड वर्ल्ड बना था, तो इस सेकंड वर्ल्ड में एक तो यूएसएसआर के सारे देश आ गए, उसके बाद में वॉर्सो पैक्ट साइन करने वाले भी कुछ देश थे, जैसे मैंने बताया अल्बेनिया खैर बाद में विड्रॉ कर लेता है 68 के आसपास। उसके बाद में जैसे अगर और समझोगे तो क्या था वॉर्सो पैक्ट में? पोलैंड था एक, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया था। तो ये सारे देश जो है वो किसका पार्ट हो जाते हैं? एक तरह से आप देखोगे तो ये सैटेलाइट स्टेट्स हो गए, किसके? यूएसएसआर के। तो ये यूएसएसआर की टीम में आ गए। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम जो बनता है। अब इन देशों में भी अगर आप देखोगे ना, तो इन देशों में भी क्या है? कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई है। तो दी यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो पूरा का पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक बना है, ठीक है, तो सोशलिस्ट ब्लॉक, एक तो यूएसएसआर में बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत सारे अलग अलग नेशंस थे। उसके अलावा उसने जो अपने आजू बाजू के नेशंस को, मतलब 7 और नेशंस थे, तो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अल्बेनिया, ऐसे करके 7 देश थे, उनको वॉर्सो पैक्ट में अपने साथ जोड़ लिया। ये पूरा ब्लॉक जो बना था, उस ब्लॉक को लीड कौन कर रहा था? यूएसएसआर लीड कर रहा था, ठीक है। और यूएसएसआर खुद अलग अलग नेशन से मिलकर बना हुआ था। आई होप आपको एक हिस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, एक मोटा मोटी एक पिक्चर समझ में आ गई कि क्या चीज है, ठीक है। अब अगर हम समझें सोवियत फीचर्स, अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तो वो तो क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस पार्ट पे क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने ज्यादा। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब आप उसमें आप बता सकते हो कि पॉलिटिकल कंपोजिशन ऐसा था, अभी तक जितना पढ़ा, तो एक इंट्रोडक्शन वहां लिख देना आप। साइलेंट फीचर्स अगर पूछे जाते हैं किसके? सोवियत सिस्टम के, तो एक इंट्रोडक्शन लिख देना कि पॉलिटिकली इट वाज कंपोज्ड ऑफ दिस एंड दैट। सोवियत ब्लॉक के बारे में बता देना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह से ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को आजादी दिला के उसने यूएसएसआर ने अपना पार्ट बना लिया। वॉर्सो पैक्ट से उन्होंने एक सोवियत ब्लॉक पूरा का पूरा तैयार कर लिया। तो वो एक पॉइंट आपका चलेगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। फिर और साइलेंट फीचर्स में क्या लिख सकते हो आप? तो फिर आप सैलिएंट फीचर्स में लिख सकते हो, द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी इतना ही पढ़ो, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे तो एक तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी किसकी है? यूएस की। लेकिन यूएस के बाद में आप देखोगे ना, तो सोवियत इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड थी कंपैरेटिवली, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द यूएस। तो यूएस की तो डेवलप थी, लेकिन यूएस को टक्कर जो दे रहा था, तो उसकी इकोनॉमी भी क्या है? यूएस के टक्कर की थी। अब एक पॉइंट मैं बता देता हूं, यूएस की टक्कर की थी मतलब क्या है? जैसा फॉर एग्जांपल रैंक बनाते हैं हम, फर्स्ट रैंक जिसकी आई है उसको 90 मार्क्स मिले हैं। सेकंड रैंक जिसकी आई है ना, उसको कितने मिले हैं? 60 मार्क्स मिले हैं। तो कहने को तो सेकंड है, टक्कर कौन दे रहा है? फर्स्ट को सेकंड ही दे रहा है, लेकिन डिफरेंस समझ रहे हो? ये पॉइंट ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यूएस सोवियत इकोनॉमी वाज गुड, ठीक है, सोवियत इकोनॉमी वाज गुड, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद यूएस इट वाज बिहाइंड, ठीक है, इट वाज बिहाइंड। तो यूएस पहले नंबर पे था,
सोवियत इकोनॉमी सेकंड नंबर पे थी, लेकिन डिफरेंस ज्यादा था, और उसी डिफरेंस का आपको यहां पे मैं आपको एक पिक्चर बताऊंगा अभी, ठीक है। एक सैलेंट फीचर ये आपने लिखा, और क्या लिख सकते हो, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ठीक है, एंड अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। अच्छा देखो, सोवियत सिस्टम जो है वो चैलेंज क्यों कर रहा था पता है? अब जरा उसकी ज्योग्राफी को देखो, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सोवियत सिस्टम के अंडर में था पूरे के पूरे, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी थ्योरीज है, हार्टलैंड थ्योरीज वगैरह, ये स्कॉलर्स की आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उनका ये कहना था इस पार्ट को कंट्रोल करा है, ठीक है। यहां सेंट्रल एशिया को देखोगे, यहाँ रिसोर्सेज, व्यापार, ऑयल, नेचुरल गैस सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है, इकोनॉमिकली क्या है, टक्कर दे रहा है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हो गई है यूएस के बाद में। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में बहुत बड़ा एक क्या था, एक कह सकते हैं बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप देखो, अब जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो एक थॉट ये भी होता है कि व्हाट इफ, लेकिन व्हाट इफ वाली ब्रांच को कोई ध्यान नहीं देता है। व्हाट इफ में एक सवाल ये भी आता था कि अगर गलती से भी चाइना जो है, देखो चाइना और रशिया में कंफ्लिक्ट रहे बहुत सारे, ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि वो जम नहीं पाती थी उतनी, लेकिन अगर चाइना भी सोवियत ब्लॉक का पार्ट होता, ठीक है, तो बीच में मंगोलिया क्या ही कर लेता, मंगोलिया को भी मिला लेते, तो आप समझते कि आधा वर्ल्ड ही क्या हो जाता, एक तरह से पूरा का पूरा सोवियत के लाल रंग में रंग दिया जाता। लेकिन चाइना बना नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजिकली जैसे समझे तो उसका अलाई ही था, ठीक है, आइडियोलॉजिकली उसका अलाई था। खैर इस थॉट को यही छोड़ते हैं हम, इस इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि हिस्ट्री में व्हाट इफ कभी नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन एक मतलब एक आपको डायमेंशन ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर ये होता तो क्या हो जाता, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सैलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सैलेंट फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो एक आपने देख लिया कि इकोनॉमिकली पावरफुल था। दूसरी चीज क्या है कि इतना बड़ा नेटवर्क, मतलब इतना बड़ा रीजन था, और इतना बड़ा रीजन जो था तो वहां पे सब कुछ था, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रीज, नेचुरल गैस, ऑयल्स, ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ में रिमोटेस्ट एरियाज जुड़े हुए भी थे आपस में, ठीक है। स्विफ्ट मोबिलाइजेशन देखने को मिलता था, ठीक है। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, थ्रू देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि इकोनॉमी में डिफरेंस था, तो आप देखो इकोनॉमी में डिफरेंस था और उनको वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर अपनी डिपेंडेंस दिखाना ही नहीं थी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर जब अपनी डिपेंडेंस दिखाना ही नहीं थी, तो पिन से लगा के कार तक सब कुछ अपने देश में बना लेते थे। लेकिन डिफरेंस ये हो जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की सुपीरियर क्वालिटी की होती थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा था कंपेयर किया जाए अगर ईस्टर्न ब्लॉक से, तो ठीक है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर थे, ठीक है, आत्मनिर्भर थे। अब आगे अगर देखें तो क्या है कि द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। अब देखो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करता था सोवियत सिस्टम, तो वो क्या है वहां पे आप देखोगे तो सब कुछ गवर्नमेंट ने इंश्योर करा था, ठीक है। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन, काम खूब करवाएंगे लेकिन सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर स्टेट की तरफ से करवाया जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीजें भी इंश्योर की गई थी। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था वहां, सब कुछ क्या स्टेट का है, स्टेट को सब कुछ ग्रो करवाना, स्टेट ने सबको काम पे लगा दिया, करो काम, ठीक है। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। State ownership was the dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. ठीक है, तो स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंड किसकी है? सरकार की। वहां पे आप देखोगे इंडस्ट्रीज किसकी है? सरकार की। तो एक तरह से क्या है, मैंने बताया ना, सोशलिस्ट सिस्टम जो था, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल होना चाहिए, और वो प्राइवेट अगर इंडस्ट्रीज रहेगी तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगी? डिस्पैरिटीज। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट इंडस्ट्री थी ही नहीं, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और मेजर लेवल पे जो काम हो रहा था वो कौन कर रहा था? स्टेट ओनरशिप के अंडर में हो रहा था। तो स्टेट ने सारी चीजों को ओन करके रखा था। आई होप अब आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। क्लियर? मुस्कुराओ। अब आगे देखते हैं। तो देखो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह बहुत कुछ अवेलेबल था। फार्मर्स जो थे, तो अब क्या है कि कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड देखने को मिलेगा स्टालिन के टाइम पीरियड से ही, ठीक है। 1924 में स्टालिन ने अपने हाथ में पावर ली थी, और तभी से लोग चाहे या ना चाहे सबकी जमीनों को जोड़ दिया जाता था, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। तो सारे लोग मिलकर इस तरह से खेत पे काम करने जाते थे, अपनी अपनी नीड के हिसाब से उन्हें मिल जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी सोवियत सिस्टम के अंदर में। अब देखो, अब यहां पर अगर एक डायमेंशन और देखें, सर आप तो ऐसा बता रहे हो कि सोवियत सिस्टम स्वर्ग है, ठीक है, सोवियत सिस्टम स्वर्ग है, क्या ये कहानी सही है? तो हम क्या देख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां पे आपका ऐसा भी बन सकता है कि देयर वर सम चैलेंजेस इन सोवियत यूनियंस,
explain those challenges, ठीक है. There were some limitations in Soviet system, explain those limitations. तो limitations challenges क्या थे वो भी देख लो, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका. तो 5 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके पास पॉइंट्स भी है, ठीक है. क्या है, तो दी सोवियत सिस्टम however became very bureaucratic and authoritarian. यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं. वो इक्वालिटी लाने के चक्कर में स्टेट इतना पावरफुल हो गया, ओवर पावर्ड था स्टेट, ठीक है, ओपी. तो यहां पे स्टेट ओपी था. कैसे, तो स्टेट बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था, सब कुछ ऑफिसर्स हर एक चीज को संभाल रहे, अथॉरिटेरियन हो गया. स्टेट ने बोल दिया ये तो ये, क्योंकि सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड है, ठीक है. तो स्टेट वॉज वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजंस. अब क्या है, जब ओवर आज स्टेट होता है, स्टेट ओवर पावर्ड होता है, स्टेट ओवर डेवलप्ड होता है, तो उसके अपने चैलेंजेस है. क्या, लैक ऑफ डेमोक्रेसी रहेगी वहां पे, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, लोग आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है, इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म स्टालिन हैव मैसेकर्ड मिलियंस ऑफ पीपल. लाखों लोगों को मार दिया है स्टालिन ने. क्यों, क्योंकि उससे ऐसा लगता था कि ये लोग आवाज उठा रहे हैं, और जो आवाज उठाएगा उसको एंटी नेशनल, अरे ये तो सोशलिज्म के अगेंस्ट में, सोवियत सिस्टम के अगेंस्ट में, मार दो इसको, ठीक है. तो यहां पे एक समस्या ये भी थी कि सोवियत सिस्टम जैसा भी था, लेकिन वहां पे एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम थी, ठीक है. तो स्टिफल्ड पीपल हु एक्सप्रेस्ड देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स. तो यहां पे क्या कह सकते हो कि एक तरह से बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम आपको देखने को मिलेगा. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म. अब उसके बाद में देखो, सोवियत सिस्टम अपनी आइडियोलॉजी पे बना था जैसे भी, और अपनी क्लचेस को और टाइट करने के लिए वो क्या करते जाता था, उसके इंस्टीट्यूशंस को बहुत रिजिड बना दिया था, और उन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की जरूरत थी. जैसे, तो दी वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है. तो वन पार्टी सिस्टम था, तो लोग कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे, और किसी ने कुछ बोला तो बोल दिया पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट में ये. तो जैसे आज चाइना में होता है, समझ रहे हो ना, कहानी को कनेक्ट करो. आप किताब में पढ़ोगे, ताली बजाओगे, नंबर ले आओगे, कोई काम का नहीं है वो. आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे चीजों को मजा नहीं आएगा. आज चाइना में भी तो वही है, ठीक है. सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कि जब लोगों के पास फ्रीडम नहीं होगी, जो इंस्टीट्यूशन से वन पार्टी सिस्टम बना के रखा है, और अगर आपके यहाँ लोग डाइवर्स हैं, इनफैक्ट देखो, चलो चाइना में तो फिर भी हांस की पॉपुलेशन ज्यादा है मेजोरिटी में. अगर आप बात करते हो ना उस समय की सोवियत यूनियन की, तो वहां कितने अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, ठीक है. डाइवर्सिटी इतनी थी, लेकिन सबको एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे लाना है कम्युनिस्ट पार्टी के. तो उसके चलते क्या है, लोग जो थे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. ये रिफॉर्म की जरूरत थी, और वो बूंद बूंद से घट भरता गया. और इसी कारण फिर क्या है कि आप जब देखोगे ना आउटबर्स्ट होता है, तो पूरा का पूरा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक. फिर क्या है, द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स. अब क्या है कि आप देखोगे तो यूएसएसआर किससे मिलकर बना था, मैंने बताया कि 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स है. अब वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, अब पार्टी वन पार्टी सिस्टम में तो लोग रिफॉर्म चाह रहे थे, और वो वन पार्टी जो थी वो इतनी ज्यादा टाइट होल्ड करके रखी हुई थी कि जो अलग अलग 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थे जो मिलकर यूएसएसआर बने थे, उनकी जो डिमांड होती थी, उनकी डिमांड को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, ठीक है. तो टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग दी कल्चरल अफेयर्स. अब क्या होता था कि हर, अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाओगे ना, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जितने भी स्थान नेशंस मैंने आपको बताए थे, तो वहां पे उनका अलग कल्चर था, ठीक है. वहां पे आप देखोगे तो इस्लाम वगैरह है, ठीक है, इस्लामिक नेशन है. तो अब क्या होता था, लेकिन रशिया में जैसे आप देखोगे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये सारी चीजें थी, तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे. लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो वहां पे बिल्कुल भी अपनी होल्ड जो है लूज नहीं करना चाहती थी. लोगों को उनके कल्चरल राइट्स, कल्चरल अफेयर्स से भी क्या कर दिया जाता था, एक तरह से वंचित कर दिया जाता था, ठीक है. अब ऑल्दो हम देख रहे हैं कि यूएसएसआर अलग अलग 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था, ठीक है. ऑल्दो ऑन पेपर रशिया was the only one of the 15 republics that together constituted the USSR. तो कहने को 15 नेशंस थे, 15 रिपब्लिक्स थे, लेकिन रशिया ही डोमिनेंट था, ठीक है. तो इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड द पीपल फ्रॉम द रीजन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड. तो जो दूसरे रीजन के लोग हैं वो सप्रेस्ड और नेग्लेक्टेड फील करते थे. आया यहां तक समझ में. अब देखो आगे क्या है. तो यहां पे आप देखो, समझना चीजों को. ये पता है, ये फोटोग्राफ के पीछे की कहानी बताता हूं मैं आपको, ठीक है. ये फ्लैग है, सोवियत फ्लैग. अब ये फोटोग्राफ के पीछे आप देखोगे तो इसमें 2 और फोटो जुड़े हुए हैं उधर आगे, ठीक है. 2 और फोटो आगे जुड़े हुए हैं, एक कार्ल मार्क्स का और एक फ्रेडरिक एंगल्स का है, ठीक है. तो उनके फोटो हटा के सिर्फ 3 फोटो रहने दिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो सोवियत सिस्टम था ना, वो अथॉरिटेरियन था. और अथॉरिटेरियन सिस्टम जो आप देखोगे तो और इधर बढ़ती ही चले गई. लेनिन की अगर हम बात करें तो लेनिन फिर भी थोड़े लिबरल थे, ठीक है. स्टालिन को देखेंगे तो स्टालिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट. स्टालिन के टाइम पीरियड में तो क्या कह सकते हैं कि यूएसएसआर सही मायने में अथॉरिटेरियन स्टालिन के टाइम पे बना, ठीक है. और वही मॉडल जब रेप्लिका, मतलब कम्युनिस्ट सिस्टम जो रेप्लिकेट किया चाइना ने, तो चाइना अंडर माओ जेडोंग, ठीक है. माओ जेडोंग के अंडर में जब चाइना थी, ठीक है, माओ तेसंग, जो भी प्रोनाउंस करना है आपको, अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. तो माओ जेडोंग, माओ तेसंग जो था, तो उसने भी इसी तरह से क्या अपनी होल्ड को और टाइट किया, और ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गया, ठीक है. लोगों
लोगों की फ्रीडम लिबर्टी ये सारी चीजें तो गई तेल लेने, तो वो स्थिति हो गई थी। फाइन, तो अब आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ गया ना, किस किस तरह से आ सकता है। हमने चैलेंजेस देख लिए, सेलिएंट फीचर्स देख लिए, मैंने आपको एक पॉलिटिकल मतलब बैकग्राउंड बता दिया पूरा सोवियत सिस्टम का, ठीक है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा वीडियो बना रहे, इतने बड़े में तो कहीं कहीं हमने देखा है पूरे चैप्टर ही कंप्लीट हो गए। तो अब देखो दोनों चीजें, या तो आप चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, या तो आपको मैं 30 मिनट में बता दूं। कुछ हम इसका एक कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि एग्जाम टाइम आपको वन शॉट दे देंगे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन देयर आर नो शॉर्टकट्स। सीधा सा एक सिंपल सा केस है कि शॉर्टकट्स नहीं होते। आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे, मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा कि मैंने आपको पढ़ाया है, सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो अब चैलेंजेस हो गया, चैलेंजेस के बाद में अगर हम देखें तो देखो सोवियत यूनियन को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। अभी तक आप देखोगे कि सर आप भी बता रहे हो कोल्ड वॉर, दो ब्लॉक्स के बाद में मेजर मतलब कंटेंडर है एक तरह से पावर का, किससे अगर कंपेयर किया जाए वेस्टर्न ब्लॉक से। तो एक सवाल ये उठता है मन में कि वाज द सोवियत सिस्टम रियली एन अल्टरनेटिव ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म सिस्टम, ठीक है। जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसका क्या सही मायने में सोवियत सिस्टम एक अल्टरनेटिव था? मतलब या तो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपना लो, या फिर आप यहां पे कम्युनिज्म को अपना लो और अथॉरिटेरियन सिस्टम को अपना लो, डेमोक्रेसी को गोली मारो। तो ये दो आपस में एक दूसरे के लिए सच में ऑप्शंस भी थे, या फिर ये जो सिस्टम था ये कहीं पीछे ही रह गया था? बस ये था कि कोई सेकंड बेस्ट के नाम पे यही था तो इसी को आगे खड़ा कर दिया। समझ पा रहे हो टॉपिक क्या है? देखो, क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चंस नहीं दिए बुक में, क्वेश्चंस में डिराइव आउट करके दे रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना क्या सच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई सच में वैलिड भी थी, या फिर बस फुला दिया गया था किसको? सोवियत सिस्टम को, कि सोवियत सिस्टम ही क्या है, अल्टरनेटिव है। चलो समझते हैं। तो इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। देखो, तो हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर मतलब लायक भी है नहीं है कंपटीशन के, तो हम क्या देखते हैं? मिलिट्री पावर को देखते समझते हैं। तो देखो मिलिट्री पावर को तो कहीं ना कहीं मैच कर जाता था सोवियत यूनियन, न्यूक्लियर वेपन इधर भी, न्यूक्लियर वेपन इधर भी, ठीक है। इनफैक्ट क्या एक समय ऐसा था कि सोवियत यूनियन यूएस से कुछ वेपन्स बनाने में आगे निकल गया था, ठीक है। तो उस तरह से आप समझोगे तो आर्म्स रेस में तो मैनेज कर ले रहे थे, लेकिन ये जो मैनेजमेंट हो रहा था ना बहुत बड़ी कॉस्ट पे आ रहा था। कैसे? मैंने बताया ना कि यूएस की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, यहां लोग भूखे मर रहे थे लेकिन हथियार जरूर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्म्स रेस में मैनेज तो करना है, ठीक है, आर्म्स रेस में मैनेज जो करना है। तो इस तरह से क्या इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट अ ग्रेट कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, मतलब लोग भूखे मर जा रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आर्म्स रेस में मैनेज करना है। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव सही मायने में था। सोचो आप खुद ही, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो ये तो सिंपल पॉइंट है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट और पावर की हम बात करें, जितना वेस्ट में हुआ था तो सोवियत यूनियन में भी हुआ था, लेकिन सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड, काफी पीछे रह गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वेस्ट में लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल हो रही थी, वहां डेमोक्रेसी थी, लोग जिसे चाह रहे थे वो पावर में आ रहा था, लोग जैसा चाह रहे थे देश वैसा चल रहा था। उनकी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थी कि मैं पैसा कमाऊं, मैं ग्रो करूं, तो ग्रो कर पा रहे थे। सोवियत सिस्टम में ऐसा नहीं था। सोवियत सिस्टम जो था इट लैग्ड बिहाइंड दी वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, स्टेट के ईगो से ऊपर कुछ नहीं था वहां, ठीक है। ये चीज हो गई थी, ठीक है। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ दी वेस्ट। वेस्ट से अगर कंपेयर करोगे तो लोगों की वेजेस तो बढ़ रही थी यहां पे भी, लेकिन प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पीछे थी। और उसी कारण से क्या है, एट टाइम्स क्या होता था कि कंज्यूमर गुड्स जो रहते थे ना, कंज्यूमर्स को उतने अच्छे गुड्स नहीं मिल पाते थे जो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में। जैसे आप एक स्टोरी पढ़ोगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में कि जीन्स पहनना, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जीन्स पहनना कॉमन था, लेकिन यहां पे क्या है, जीन्स कंज्यूमर गुड हो गया ना, तो वो वेस्टर्न आइडिया है, लेकिन यहां के लोग भी उस चीज के लिए क्या करते थे, एस्पायर करते थे। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो नहीं था, कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था कह सकते हैं, तो लोगों को यहाँ क्या है, बेसिक कंज्यूमर गुड्स सबको नहीं मिल पाते थे, ठीक है, वो हो गया। तो हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक लास्ट में आप कंक्लूजन ये लिख सकते हो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वाज द सोवियत सिस्टम रियली एन अल्टरनेटिव ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम? तो द सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी अगर हम बात करें तो देखो ये सारी लिमिटेशंस तो थी, उसी के साथ साथ में सोवियत इकोनॉमी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। तो 1970s आते आते तो एक तरह से थोल मोल दिया था, ठीक है, थोल बोल दिया था, एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई थी सोवियत इकोनॉमी। वेरस दी वेस्टर्न इकोनॉमी, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, तो यूएसए की इकोनॉमी शूट मार रही थी ऊपर, ठीक है। तो ये केस था पूरा। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द टॉपिक व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई है। तो सोवियत सिस्टम क्या था वो हमने देखा।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा क्रिस्प टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हम लीडर्स की बात करेंगे। सोवियत सिस्टम जो सस्टेन करा, अगर आप देखोगे तो कब से सस्टेन कर रहा है सोवियत सिस्टम, 1917 रेवोल्यूशन से 1991 तक। तो नो डाउट इस डायमेंशन से देखोगे तो एक बड़ा कंटेंडर, एक शताब्दी तक, एक पूरे के पूरे सेंचुरी तक अगर आप देखोगे तो वो कैपिटलिज्म को चैलेंज करता रहा सिस्टम। तो इसमें ये जो पूरे के पूरे सिस्टम ने चैलेंज करा, तो इसे चैलेंज करने लायक लीडर्स भी चाहिए होंगे ना। कौन कौन से लीडर्स थे, तो एक थोड़ा सा आपको और रफ आइडिया मिल जाएगा अलग अलग टाइमलाइन का, अलग अलग इवेंट्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।